नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सामान्य विज्ञान विषय का प्रारंभ किया जा रहा है। सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के खंड से प्रारंभ किया जाएगा। इस पूरी श्रृंखला को 60 नोट्स के माध्यम से कवर किया जाएगा। प्रयास ये किया जा रहा है कि कई बार ऐसा देखा गया कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में वो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक या फैक्ट छूट जाते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए उन सभी टॉपिक को कवर भी कराया जाए और आप उसको समय-समय पर रिवीजन भी करते रहेंगे ताकि वो परीक्षा के समय तक आपको याद रहें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसमें जो भी आपको फैक्ट्स कवर कराए जाएँगे, आप कोई भी फैक्ट्स स्किप नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जो अनावश्यक हो। सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ही इसमें सम्मिलित किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें जो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो सबसे पहला अध्याय है, वो है मात्रक और इकाई से संबंधित। इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है, बताया जा रहा है कि एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक होते हैं, उनकी संख्या 7 होती है। तो ध्यान देंगे, एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। यहाँ पर एक तरफ भौतिक राशि दी गई है और दूसरी तरफ उसके एसआई मात्रक को दिया गया है। सबसे पहला है लंबाई। याद रखिएगा, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। इसी प्रकार द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है और पदार्थ का परिमाण मात्रक मोल होता है। क्लियर है? तो इन सभी भौतिक राशियों और उनके एसआई मात्रक को आप ध्यान में रखेंगे। यहां से निश्चित रूप से प्रश्न बनते हैं। अगला देखिए, आगे कुछ भौतिक राशियां हैं जिनसे व्युत्पन्न मात्रक यानी जिनसे मात्रक बनाए गए हैं, उनको उल्लेखित किया गया है। जैसे इसमें आप सबसे पहला देखिए, लिखा हुआ है आयतन। देखिए आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मीटर में दिए गए हों, तो यहाँ पर जो आयतन का मात्रक निकलेगा वो क्या निकलेगा? मीटर क्यूब। क्लियर है? तो आयतन का मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब। इसी प्रकार बात करते हैं घनत्व की, तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे में आयतन। अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, तो आपने किलोग्राम लिख दिया। और आयतन का मात्रक अभी आपने जस्ट ऊपर पढ़ा है मीटर का क्यूब, तो आपने यहाँ पर मीटर का क्यूब लिख दिया और यही आपका घनत्व का मात्रक हो गया, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। क्लियर है? इसी प्रकार आप तीसरा देखिए, वेग का मात्रक। देखिए वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा में समय। विस्थापन का मतलब क्या हो गया? एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि यहाँ पर उसका मात्रक मीटर हो गया विस्थापन का। और अगर हम समय की बात करें तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड, तो आपने नीचे सेकंड लिख दिया। तो वेग का जो व्युत्पन्न मात्रक यानी जो निकाला गया मात्रक है वो क्या निकला? मीटर प्रति सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार चौथा देखिए, त्वरण। त्वरण की अगर हम बात करें तो त्वरण होता है वेग वेग परिवर्तन की दर, यानी एकांक समय में जो वेग परिवर्तन की दर है उसे त्वरण कहते हैं। अब देखिए वेग परिवर्तन की बात हो रही है, तो ऊपर अभी आपने पढ़ा है कि वेग बराबर, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, तो आपने लिख दिया मीटर प्रति सेकंड। और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो आपने नीचे सेकंड लिखा। जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा क्या? मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। यानी जो त्वरण का मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है? ये बात ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार पांचवा देखिए, पांचवा है बल। बल का मात्रक निकालना है। आप जानते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, आप पढ़ चुके हैं। त्वरण का अभी आपने ऊपर निकाला है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आपने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दिया। जब ये सॉल्व होगा तो आगे क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका बल का मात्रक। क्लियर है? बल का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा, ये जो बल का मात्रक है इसे न्यूटन भी कहते हैं। तो आप कई जगह देखेंगे कि बल के मात्रक में सीधे न्यूटन लिखा रहेगा, तो आप उसको आंसर कर लेंगे। न्यूटन की जगह अगर आपको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा है तो वो भी आप सही टिक करेंगे। ये कैसे निकला ये आपने देख लिया। याद रखिएगा, बल का अगर सीजीएस में मात्रक पूछा जाए तो आप बताएंगे डाइन है, और ये जो न्यूटन है ये बल का एसआई मात्रक है। क्लियर है? और बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। अगला देखिए छठवां। देखिए यहाँ पर कार्य या ऊर्जा का अगर मात्रक निकालना हो तो अभी आपने देखिए देखा है कि यहाँ पर आप तीन तरह से निकाल सकते हैं। जैसे कार्य, कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल का भी आपने निकाला है नीचे किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का होता है मीटर, तो आपने इसको सॉल्व किया तो क्या निकला? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? एक बात और समझिए, बल का ही अभी आपने एक मात्रक पढ़ा था कि बल को आप न्यूटन में भी इसका मात्रक कह सकते हैं, तो आपने बल की जगह पे न्यूटन लिख लिया। और विस्थापन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, तो यहाँ पर कार्य का मात्रक क्या निकल गया? न्यूटन इंटू मीटर। ये बहुत ऑप्शन में आपको मिलता है, यानी आप ध्यान रखेंगे, कार्य का अगर मात्रक लिखा हो न्यूटन मीटर तो आप उसको सही करेंगे।
यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो कार्य का मात्रक है वो जूल भी होता है, यानी या तो न्यूटन मीटर लिखा रहे या तो जूल लिखा रहे, दोनों ही स्थिति में आप इसे कार्य का मात्रक मानेंगे। क्लियर है? याद रखिएगा जो कार्य किया जाता है, ठीक है, तो उसे ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। क्लियर है? तो इन दोनों मात्रक को आप ध्यान में रखेंगे कार्य के मात्रक के संदर्भ में। इन दोनों में से जो भी लिखा रहेगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर है? बिल्कुल टू द पॉइंट फैक्ट्स है और इसमें आप किसी भी तथ्य को स्किप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? आइए सातवां देखते हैं। सातवां है शक्ति या विद्युत शक्ति का मात्रक। देखिए जो शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है कार्य बटा में समय। अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। अभी आपने छठे में पढ़ा है कि कार्य का मात्रक जूल होता है, तो आपने जूल लिख दिया। और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो यहां पर शक्ति का मात्रक क्या निकला? जूल बटा में सेकंड। क्लियर? याद रखिएगा, या तो आप शक्ति के मात्रक को जूल अपॉन सेकंड कहें या तो इसको वॉट भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे शक्ति या विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट भी होता है। क्लियर? अगला देखिए समतल कोण। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। याद रखेंगे। इसी प्रकार धन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। क्लियर? अगला देखिए, अगला है आवृत्ति। याद रखिएगा जो आवृत्ति का मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई जगह लिखा रहता है कि जो मानव जिस आवृत्ति को सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। क्लियर है? यहां पर एक जीरो छूट गया है। क्लियर है? ये 20,000 हर्ट्ज होगा, तो ये 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को मानव सुन सकता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को मानव सुन सकता है। अगला देखिए, अगला है विद्युत प्रतिरोधकता। यदि हम विद्युत प्रतिरोधकता के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। याद रखिएगा विद्युत प्रतिरोधकता का मतलब होता है धारा के प्रवाह का विरोध। क्लियर है? यानी अगर आपकी विद्युत प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी तो धारा की प्रवाह क्या हो जाएगी? कम। यानी धारा के प्रवाह का विरोध ही विद्युत प्रतिरोधकता कहलाती है और इसका मात्रक ओम मीटर होता है। इसको जो चिन्ह से प्रतिबिंबित करते हैं वो ये है। अगला है आवेग का मात्रक। याद रखेंगे आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। ध्यान रखिएगा आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। इसी प्रकार अगर हम दाब के मात्रक की बात करें तो दाब का मात्रक पास्कल होता है या दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला देखिए, अगला है प्रकाश वर्ष। ध्यान रखिएगा प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका मतलब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। क्लियर है? यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर, तो याद रखिएगा 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। अगला एक प्रश्न ये बन सकता है आपसे कि जो खगोलीय दूरियां हैं वो प्रकाश वर्ष में क्यों मापी जाती हैं? तो याद रखिएगा खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में इसलिए मापा जाता है क्योंकि प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। क्लियर? याद रखिएगा जो खगोलीय दूरियां हैं वो प्रकाश वर्ष के साथ साथ पारसेक में भी मापी जाती हैं। अगला जो पॉइंट है वो है पारसेक। पारसेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा पारसेक का फुल फॉर्म होता है पैरालास्टिक सेकंड। तो ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अभी हमने आपको बताया कि पारसेक में भी खगोलीय दूरियों को मापा जाता है। क्लियर है? यदि एक पारसेक बराबर मीटर में पूछ लिया जाए आपसे तो आपका जवाब होगा 3 गुणे 10 की पावर 16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर। क्लियर है? यदि एक पारसेक बराबर प्रकाश वर्ष पूछा जाए तो याद रखिएगा 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। याद रखेंगे एक पारसेक बराबर 3 गुणे 10 की पावर 16 मीटर, एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। ये इसका मतलब ये है कि अगर इसे खगोलीय दूरी व्यक्त होती है इसका मतलब कि दूरी का मात्रक पारसेक भी होता है। अगला देखिए, अगला है पूछा जा रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं? तो याद रखिएगा 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार आप ध्यान देंगे कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि 1 नैनोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो जब आपको ये फैक्ट मालूम हो गया कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर होता है, तो मीटर और सेंटीमीटर में क्या होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर 10 की पावर -9 में गुणा हो जाएगा 10 की पावर 2 का, तो रिजल्ट क्या बनेगा? 10 की पावर -7। क्लियर है? तो एक फैक्ट भी अगर आपको मालूम है तो उससे आप कोरिलेट करके दूसरा तथ्य निकाल सकते हैं। क्लियर है? बस केवल उसको निकालना आना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। यदि 1 फीट बराबर मीटर में पूछा जाए तो याद रखिएगा 1 फीट बराबर 0.305 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर इंच में तो याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है विद्युत धारा मापने की इकाई। तो याद रखिएगा विद्युत धारा मापने की जो इकाई है वो क्या होती है?
एम्पियर होती है। याद रखेंगे, विद्युत धारा मापने की इकाई एम्पियर, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। यदि हम प्रतिरोध की मात्रक की बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्लियर है? अगला है 1 मेगावाट बराबर कितने वाट होते हैं? तो याद रखिएगा 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट होते हैं। कई बार आपसे ये पूछा गया कि मेगावाट क्या होती है? तो याद रखिएगा जो बिजली केंद्रों में बिजली उत्पादित की जाती है उसको ये नापने की इकाई है। क्लियर है? यानी बिजली उत्पादन केंद्र में उत्पादित बिजली को मापने की इकाई होती है मेगावाट। क्लियर है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट होता है। अगला है दाब का एसआई मात्रक। दाब लिखा रहे या वायुमंडलीय दाब लिखा रहे तो आप बताएंगे कि इसका मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ये भी आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। दाब का एसआई मात्रक आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बता सकते हैं। मैंने अभी बताया था, दोनों में से जो लिखा हो वो दाब का एसआई मात्रक होगा। यदि आपसे वायुमंडलीय दाब के गैर एसआई मात्रक को पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे गैर एसआई मात्रक बार होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार होता है और एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगला है समुद्री जहाज की गति का मापन की इकाई क्या होती है? तो याद रखेंगे समुद्री जहाज की गति मापन की इकाई नॉट होती है। क्लियर है? और अगर आपसे समुद्री दूरी की बात करें, यहां तो समुद्री जहाज की गति की बात हो रही है, तो समुद्री जहाज की गति का मापन नॉट में। यदि आपसे समुद्री दूरी को मापने के लिए कहा जाए तो ये निकालते हैं आप नॉटिकल मील में। क्लियर है? और एक नॉटिकल मील बराबर कितने मीटर होता है? तो याद रखिएगा 1852 मीटर होता है। क्लियर? अगला देखिए, अगला है ऊष्मा की मापने की इकाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न बना है, एक लाइन में पूरा इसको समराइज कर दिया गया है। देखिए जो ऊष्मा होती है ये स्थानांतरित ऊर्जा होती है। क्लियर है? जब ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है तो उसको आप ऊष्मा कहते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, अगर आपकी ऊष्मा की मापने की इकाई की बात होगी तो ध्यान रखिएगा ऊष्मा की मापने की इकाई अर्ग भी होती है, कैलोरी भी होती है और जूल भी होती है। यानी ऊष्मा मापने की इकाई अर्ग, कैलोरी और जूल तीनों होती है। क्लियर? कैलोरी के साथ किलो कैलोरी और जूल के साथ किलो जूल भी लिखा हो तो भी आप उसकी ऊष्मा की इकाई मानेंगे। अगला देखिए, तरंग दैर्ध्य का मापन। याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में होता है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। यह भी बात ध्यान रखेंगे, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। ध्यान रखिएगा एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगला है उच्च वेग को प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा उच्च वेग को आप मैक में प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है एक माइक्रोन। एक माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है? तो ध्यान रखिएगा एक माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर होता है। यदि इसको सेंटीमीटर में हो तो अगर आपको ये मालूम चल गया कि एक माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर और आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी यहां पर 100 में 2 जीरो, यानी क्या होगा 10 की पावर -6 में 10 की पावर 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या मिलेगा सेंटीमीटर में? 10 की पावर -4, यानी एक माइक्रोन बराबर 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगर एक माइक्रोन बराबर मिलीमीटर में पूछ लिया जाए तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। तो क्या हो जाएगा, आपने 10 की पावर -6 में गुणा किया किसका? 10 की पावर 3, तो ये रिजल्ट क्या आ गया? 10 की पावर -3 मिलीमीटर। क्लियर है? तो अगर आपको एक फैक्ट मालूम है कि एक माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर, तो उससे आप सेंटीमीटर का भी मान, मिलीमीटर का मान भी निकाल लेंगे। ये प्रश्न आपसे कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला है ध्वनि की प्रबलता का मात्रक। याद रखिएगा ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। क्लियर है? अगला है तापमान की इकाई। तो याद रखिएगा तापमान की इकाई सेंटीग्रेड होती है। अगला है दूरी को मापने का एसआई मात्रक। तो याद रखिएगा दूरी को मापने का एसआई मात्रक अभी आपने मीटर पढ़ा है तो याद रखेंगे। अगला है द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयां। देखिए जो द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयां हैं उसमें मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम और फेम्टोग्राम। देखिए अगर हम ग्राम में इसकी वैल्यू को देख लें, यानी 1 मिलीग्राम बराबर 10 की पावर -3 ग्राम। इसी प्रकार 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 की पावर -6 ग्राम होता है। इसी प्रकार 1 नैनोग्राम बराबर 10 की पावर -9 ग्राम होता है। 1 पिकोग्राम बराबर 10 की पावर -12 ग्राम होता है। एक फेंटोमीटर बराबर 1 फेंटोग्राम बराबर तो याद रखेंगे 10 की पावर -15 ग्राम होता है। और याद रखेंगे ये सबसे न्यूनतम इकाई है। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक। तो याद रखिएगा विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। ध्यान रखेंगे ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक डाइन बराबर कितने किलोग्राम। तो याद रखिएगा एक डाइन बराबर
1.02 गुणे 10 की पावर -6 किलोग्राम होता है। क्लियर है? इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि एक बार बराबर, तो याद रखिएगा एक बार बराबर 10 की पावर 6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो यदि एक बार बराबर, अगर आप इन दोनों से कैलकुलेट करें तो आप ये कह सकते हैं कि एक बार बराबर 1.02 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब यहां पर दशमलव के बाद की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए आप लगभग में ये कह सकते हैं कि एक बार बराबर 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? याद रखेंगे, यहां से तथ्य पूछा जा चुका है। अगला देखिए, अगला है राशियों से संबंधित, और यहां पर जो सबसे पहली राशि दी गई है वो है सदिश राशि। देखिए, सदिश राशियां क्या होती हैं आप सभी जानते हैं। यहां पर अगर शाब्दिक अर्थ भी निकालेंगे, यानी दिशा सहित, यानी ऐसी राशियां जिसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है, यानी सदिश, सदिश राशि यानी जहां पर दिशा की आवश्यकता हो। तो अब देखिए सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, ध्यान रखिएगा। बल सदिश राशि है, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, विद्युत क्षेत्र, आवेग, चुंबकीय बल क्षेत्र और भार, ये सभी राशियां सदिश राशियां होती हैं। देखिए यहां से एक प्रश्न निश्चित तौर पर बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप कोई भी एक राशि बिल्कुल अच्छी तरह याद रख लेंगे कि जैसे अगर सदिश राशि में कम है तो आप ये बिल्कुल याद रख लीजिए कि इतना, मैं बिल्कुल क्लियर कट हमको याद रखना है कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, विद्युत क्षेत्र, आवेग, चुंबकीय बल क्षेत्र और भार। देखिए इसको याद भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लें। जैसे बल आपने लगाया, तो जब आप बल लगाते हैं तो एक स्पेसिफिक दिशा में, तो यहां पर दिशा वेग है तो वेग भी में भी दिशा होती है। विस्थापन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो यानी कोई एक पर्टिकुलर दिशा को फॉलो करेगा। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब वेग आपका सदिश राशि है तो ऑटोमेटिक त्वरण भी होगी। संवेग उसी से कोरिलेट है। आवेग सदिश राशि हो जाएगी। भार, भार जब आप लगाते हैं, भार जब होता है तो उसमें भी दिशा की आवश्यकता है। विद्युत क्षेत्र दिशा, चुंबकीय बल क्षेत्र दिशा, तो यानी ये सभी राशियां कैसी हैं, सदिश राशियां हैं। अगर हम अदिश राशि की बात करें तो आयतन, अब किसी भी वस्तु का आयतन है तो उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं, यानी यहां पर आयतन, दाब, चाल, दूरी, विद्युत विभव, ये भी प्रश्न पूछा गया है 2021 के पीसीएस के प्रीलिम्स में। यह प्रश्न पूछा गया था विद्युत विभव से संबंधित। द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, आवृत्ति, विभव और चाल हो चुका है। चाल ये क्या है, अदिश राशियां। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे इनको। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि एक बैरल बराबर कितने लीटर होता है। तो याद रखिएगा एक बैरल बराबर 158.9873 लीटर होता है। एक बैरल बराबर 158.9873 लीटर होता है। यदि इसको घन मीटर में पूछा जाए तो आप जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 घन मीटर, तो क्या हो जाएगा 1000 से भाग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव आपके 158 के पहले भी लग जाएगा, यानी घन मीटर में क्या वैल्यू हो जाएगी, 0.158987 घन मीटर। क्लियर है? अगर एक बैरल बराबर गैलन में पूछा जाए तो याद रखेंगे एक बैरल बराबर 42 यूएस गैलन होता है और एक बैरल बराबर 34.9723 यूके गैलन होता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है लंबाई को मापने के लिए जो लघु इकाइयां हैं उनके बारे में। ये एक प्रश्न पूछा गया था जहां पर आपको कुछ इकाइयां दी गई थी, तो ध्यान रखिएगा। जैसे माइक्रोन है तो एक माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर होता है। इसी प्रकार एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है और एक फर्मी मीटर बराबर 10 की पावर -15 मीटर होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जितनी भी लंबाई मापने की इकाइयां दी गई हैं उसमें सबसे न्यूनतम कौन हो गया, फर्मी मीटर। क्लियर है? तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। कई बार इस प्रकार की इकाइयों के क्रम को व्यवस्थित करने के लिए दे देता है, या आपको 4 ऑप्शन में देगा, पूछ देगा सबसे न्यूनतम इकाई कौन सी है, तो इसके मान को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है जल की प्रवाह को मापने के लिए। तो याद रखिएगा जब आप जल की प्रवाह की दर को मापते हैं तो किसमें मापते हैं, क्यूसेक। तो याद रखेंगे जल प्रवाह की दर को मापना हो तो क्यूसेक में। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया। अगला है ओजोन परत की मोटाई। तो आप सभी जानते हैं कि ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में, और एक डॉप्सन बराबर कितना होता है, 2.69 गुणे 10 की पावर 20 अणु प्रति वर्ग मीटर। क्लियर है? एक डॉप्सन बराबर 2.69 गुणे 10 की पावर 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर, याद रखेंगे। अगला है चाल का एसआई मात्रक। तो चाल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। संवेग, तो संवेग क्या है, अब देखिए चाल का मात्रक आप निकाल भी लेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। दूरी का मात्रक मीटर होता है और बटा में समय, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो निकल गया मीटर प्रति सेकंड। तो कई बार आप सूत्र अगर आपको मालूम है तो आप उससे उसका मात्रक भी आसानी से निकाल लेते हैं। अगला है संवेग का मात्रक।
तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। याद रखेंगे, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। और वेग का मात्रक अभी आपने पढ़ा है कि मीटर प्रति सेकंड होता है, तो आपने यहाँ पर निकाल लिया। संवेग का मात्रक क्या हो गया? संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड हो गया। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। ये तो रहा आपके मात्रक और इकाई से संबंधित अध्याय। अगले अध्याय की तरफ चल रहे हैं, जिसको आप मापक यंत्र और पैमाने के नाम से जानते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला है वो है सोनार। देखिए, सोनार से संबंधित भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। सोनार का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि सोनार का उपयोग किस लिए होता है, तो याद रखिएगा, नौ संचालकों के द्वारा महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को पता करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। और जो इस स्थिति, जो डूबी हुई वस्तु की स्थिति को पता किया जाता है सोनार के तहत, उसमें किस तरंगों को भेजा जाता है? तो वो तरंगे होती हैं पराश्रव्य तरंगे। या इससे भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला है ध्वनि की तीव्रता। अब देखिए, ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं? तो याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर से मापते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि वायु का वेग या वायु की गति किससे मापते हैं, तो याद रखिएगा, एनीमोमीटर से वायु की वेग या गति को मापते हैं। यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर बनेंगे। अगर आपसे वायुमंडलीय दाब को पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। याद रखिएगा, एक प्रश्न यहां पर बनता है कि यदि बैरोमीटर में पारे अचानक नीचे गिर जाए तो यह किसका संकेत होता है? तो यह तूफानी मौसम का संकेत होता है। अगला है द्रव या जल के घनत्व को, यह बहुत पूछा गया। द्रव या जल के घनत्व को की बात करेंगे अगर, तो वो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। क्लियर है? और अगर आपसे पूछा जाए कि अत्यधिक उच्च ताप, यह भी प्रश्न बहुत पूछा गया है, तो इसे पायरोमीटर से मापते हैं। अत्यधिक उच्च ताप को पायरोमीटर से। याद रखिएगा, पायरोमीटर ये विकिरण तापमापी है। ठीक है, कई बार प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, तो याद रखिएगा, पायरोमीटर क्या है? ये एक विकिरण मापी है। अगला देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो याद रखिएगा, विद्युत धारा ए मीटर से मापते हैं। इसी प्रकार सौर विकिरण को, तो याद रखिएगा, यहां पर सौर विकिरण को मापने के लिए दो प्रकार के यंत्र, एक है पाइरैनोमीटर। याद रखेंगे, सौर विकिरण को पाइरैनोमीटर से मापते हैं, या सौर मीटर को पाइर हीलियोमीटर से मापते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे, पाइरैनोमीटर और पाइर हीलियोमीटर, ये दोनों सौर विकिरण को मापने का यंत्र है। अगला है गैसों का दाब। याद रखिएगा, गैसों का दाब मैनोमीटर से मापते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता, तो याद रखिएगा, वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता अगर पूछा जा रहा है तो हाइग्रोमीटर से। देखिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। देखिए, यहां पर दो प्रश्न पूछकर आपको कंफ्यूज किया जाता है। यदि आपसे जल का घनत्व पूछा जा रहा है, तब आपका जवाब होगा हाइड्रोमीटर, और यदि वायुमंडल की आर्द्रता पूछी जा रही है, तब आपका जवाब होगा हाइग्रोमीटर। क्लियर है? तो इन दोनों में बिल्कुल अंतर आप स्पष्ट याद रखेंगे, यहां ज्यादा गलती होती है। अगला देखिए, अगला है, पूछ रहा है कि पोंटेशियोमीटर। याद रखिएगा, ये जो पोंटेशियोमीटर है, ये किसको मापता है? ये विभवांतर का मापन करता है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि किसी सेल के ईएमएफ को मापता है। ईएमएफ का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मापता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, पोंटेशियोमीटर विभवांतर, और ये ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मापता है। इसी प्रकार अगर आपसे स्प्रिंग तुला पूछा जाए, तो ये वस्तु का भार मापता है। अगर आपसे ओडोमीटर पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापन ओडोमीटर के द्वारा किया जाता है। क्लियर? अगला है ओंडोमीटर। अब देखिए, ओडोमीटर तो आपने वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापा। अगर आपसे ओंडोमीटर पूछ लिया जाए, तो याद रखेंगे, ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध के अपेक्षित घनत्व को मापता है, या आप कह सकते हैं कि लैक्टोमीटर के द्वारा शुद्धता का मापन किया जाता है, यानी दूध की शुद्धता का मापन किससे? लैक्टोमीटर से। अगला है ब्यूटीरोमीटर। याद रखिएगा, दूध उत्पादों में वसा की मात्रा अगर आपको मापनी हो, तो आप किससे मापेंगे? वो ब्यूटीरोमीटर से मापेंगे। याद रखेंगे, दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को ब्यूटीरोमीटर से नापते हैं। अगला देखिए, अगला है स्पेक्ट्रोमीटर। याद रखिएगा, ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। तो स्पेक्ट्रोमीटर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। इसी प्रकार यूडियोमीटर, तो याद रखिएगा, गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। कौन? यूडियोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो यूडियोमीटर है, ये एक प्रयोगशाला का उपकरण है। ठीक है, और ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से जो गैसीय मिश्रण के आयतन में परिवर्तन होता है, उसको मापता है कौन? यूडियोमीटर। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि हिप्सोमीटर क्या होता है, तो याद रखिएगा, हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है थर्मोस्टेट। याद रखिएगा, थर्मोस्टेट किसी तंत्र के तापमान को नियमित अर्थात नियंत्रित करने हेतु,
यानी थर्मोस्टेट किसी तंत्र के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, जैसे अगर गाड़ी स्टार्ट हुई उसके बाद जितने तापमान तक की उसकी आवश्यकता होती है उसको उसी पर कांस्टेंट बनाए रखना, यानी उसको नियंत्रित किए रखना, ये थर्मोस्टेट का काम होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे थर्मोस्टेट किसी तंत्र के तापमान को नियंत्रित करने हेतु होता है। अगला है थर्मो रेसिस्टर। याद रखिएगा ये जो थर्मो रेसिस्टर है ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। थर्मो रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति काम करता है और ये तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है, यानी तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है थर्मो रेसिस्टर। अगला है स्टेथोस्कोप। जो हृदय की धड़कन सुनते हैं उसको कहा जाता है, उस यंत्र को स्टेथोस्कोप। जब आप अपनी बीपी को यानी ब्लड प्रेशर को चेक कराने के लिए जाते हैं तो जिससे उसका मापन होता है उसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा आप अपने रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापते हैं। अगला है कैरेटोमीटर, इससे सोने की शुद्धता का मापन होता है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए लक्स मीटर तो याद रखिएगा प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु लक्स मीटर का प्रयोग होता है। अगला है कोलोरोमीटर। याद रखिएगा ये जो कोलोरीमीटर होता है, कोलोरीमीटर पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। कोलोरीमीटर पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। अगला देखिए, अगला है रडार। देखिए रडार से भी संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं। याद रखिएगा रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। दूसरी बात, रडार किस में उपयोग होता है, तो याद रखिएगा रडार रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, उसकी ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। तो रडार में किसका प्रयोग होता है, रेडियो तरंगों, यानी रडार की सहायता से, रडार में रेडियो तरंगों के सहायता से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति को मापा जाता है। अगला देखिए भूकंप। भूकंप से भी संबंधित कई प्रश्न बने हैं। देखिए जो भूकंप की तीव्रता है, यानी तीव्रता का मतलब क्या हो गया, इंटेंसिटी की बात हो रही है। तो ये जो भूकंप की तीव्रता यानी इंटेंसिटी है उसको मर्केली स्केल पर निर्धारित किया जाता है। और यदि हम भूकंप के परिमाण यानी उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो उसको सिस्मोग्राफ के माध्यम से रिक्टर स्केल पर मापते हैं। क्लियर है? देखिए ये तो बात रही बिल्कुल फैक्चुअल, क्लियर है। लेकिन जो आपके यहाँ प्रश्न बनता है परीक्षा में तो उसमें कई बार भूकंप की तीव्रता से प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर भूकंप की तीव्रता से प्रश्न है तो तीव्रता का मतलब तो इंटेंसिटी है, लेकिन वहां पर पावर से कोरिलेट करते हैं, यानी वहां पर अगर मर्केली ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, और मर्केली स्केल की जगह पर अगर वहां पर रिक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ लिखा है तब भी आप उस आंसर को चूज करेंगे। क्लियर है? ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर भूकंप की तीव्रता के लिए मर्केली स्केल नहीं है तो हम कैसे सिस्मोग्राफ या रिक्टर स्केल को, आप वहां पर उसको उसका चयन कर लेंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पर नोट में लिख दी गई है। क्लियर है? तो याद रखेंगे इसको। अगला देखिए, अगला है यदि हम रिक्टर स्केल की बात करें तो याद रखिएगा रिक्टर स्केल लॉगरिथमिक स्केल है और इसमें 9 भागों में बराबर ये बटा पैमाना है, यानी 9 भागों में बराबर बटा पैमाना होता है रिक्टर स्केल में। याद रखिएगा रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने आयाम को बताती है। यहां से भी सीधा प्रश्न आपके यहां पूछा गया। अगला देखिए, यहां पर एक बात याद रखिएगा, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, लेकिन केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। याद रखेंगे केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। अगला है कॉस्मोग्राफ। याद रखिएगा कॉस्मोग्राफ पौधे में वृद्धि मापने का यंत्र है। क्लियर है? यानी पौधे में वृद्धि मापने का यंत्र क्या है, कॉस्मोग्राफ। याद रखिएगा कॉस्मोग्राफ का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने 1900 में किया था। अगला है रेन गेज। याद रखिएगा रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। क्लियर है? इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गीगर काउंटर, तो याद रखिएगा गीगर काउंटर आयनित विकिरण को मापता है, यानी गीगर काउंटर के द्वारा आयनित विकिरण को मापा जाता है। इसी प्रकार यदि आपसे अल्टीमीटर पूछा जाए तो ये समुद्री तल से विमानों की ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। यदि फैदोमीटर पूछा जाए तो ये समुद्र की गहराई मापते हैं फैदोमीटर से। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है कार्बोरेटर। अगर आपसे कार्बोरेटर के बारे में पूछा जाए तो कार्बोरेटर इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। ठीक है, यानी इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन से संबंधित है। क्लियर है? अगला है कार्डियोग्राम। याद रखिएगा कार्डियोग्राम हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में मदद करता है। क्लियर है? यानी कार्डियोग्राम के द्वारा हृदय की धड़कन को चित्रित किया जाता है। इसी प्रकार फोनोमीटर, तो याद रखेंगे ध्वनि तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति का मापन फोनोमीटर के द्वारा होता है। इसी प्रकार अभी आपने इस समय काफी चर्चा में ये रहा है पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ क्या है, तो ये झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। यदि आपसे पूछा जाए गायरोस्कोप, तो याद रखेंगे घूमती हुई वस्तुओं की गति को मापने के लिए गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है काइमोग्राफ। याद रखिएगा
शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने में जो प्रयोग होता है वो होता है काइमोग्राफ। याद रखेंगे, काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ पर निरूपित करने में सहायक होता है, जैसे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर या हृदय की धड़कन, इन सभी को ग्राफ के रूप में निरूपित काइमोग्राफ करता है। अगला है थियोडोलाइट। याद रखिएगा, ये जो थियोडोलाइट है ये क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी मापने है, ठीक है। यानी क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल में जो कोणीय दूरी है उसको मापने में क्या मदद करता है, थियोडोलाइट। अगला है क्रोनोमीटर। याद रखिएगा, ये जो क्रोनोमीटर है समय की पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी है। क्लियर है। अब ये जो समय की पूर्ण परिशुद्धता, यानी ये ऐसी जगह घड़ी प्रयोग होती होगी जहां पर एग्जैक्ट टाइम का कैलकुलेशन हो। तो याद रखिएगा, इसका प्रयोग नाविकों के द्वारा समुद्र में किया जाता है। किसका, क्रोनोमीटर का। किसके लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम को ज्ञात करने के लिए। अगला देखिए, ऑडियोफोन। याद रखिएगा, जो दोषयुक्त श्रवण शक्ति वाले होते हैं लोग, वो ऑडियोफोन का इस्तेमाल करते हैं। यानी जिनको सही नहीं सुनाई देता, यानी जिनको कम सुनाई देता है, तो वो आप देखते हैं कान में ऑडियोफोन का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको बेहतर सुनाई दे। अगला है टैक्योमीटर। याद रखिएगा, क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों और दिशाओं के त्वरित मापन में टैक्योमीटर का प्रयोग होता है। तो टैक्योमीटर क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों और दिशाओं के त्वरित मापन में प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, अगला चैप्टर है यांत्रिकी। इसमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है न्यूटन के गति विषयक नियम। देखिए, यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर बनते हैं। अगर हम न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम की बात कर लें तो ये कहता है कि कोई भी विरामावस्था वस्तु अगर है तो वो विरामावस्था में बनी रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। क्लियर है। याद रखिएगा, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्लियर है। यानी क्या ये नियम कहता है, ये नियम कहता है कि कोई वस्तु यदि गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहती है, और कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहना चाहती है, अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करना चाहती है, और ये स्थिति तब परिवर्तित होता है जब इस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। क्लियर है। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि वास्तव में अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। क्लियर है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो उसका जड़त्व भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये निकल रहा है कि हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं का जड़त्व भी क्या होता है, अधिक होता है। ये तथ्य भी आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए न्यूटन के जो पहले नियम है उसके उदाहरण की बात कर लें और जरा इसके नियम से इसको वेरीफाई करा लें। जो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है उसके उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जैसे अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है और वो अचानक अगर चलने लगे तो बैठे हुआ यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों पीछे की ओर झुक जाता है? क्योंकि जो बैठा हुआ यात्री है और गाड़ी रुकी हुई थी, इसका मतलब यह है कि वो विरामावस्था में था, और उस पर बाह्य फोर्स लगाकर जब गाड़ी को चला दिया गया तो वो विरामावस्था में जो बैठा आदमी है वो तो विरामावस्था में बना रहना चाहेगा, इसीलिए वो पीछे की ओर झुक जाता है। क्लियर है। याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछा गया था कि इसको किस प्रकार का जड़त्व कहते हैं, तो याद रखिएगा ये स्थिरता का जड़त्व है। क्यों? क्योंकि वो बैठे हुए अवस्था में था। अगला है, चलती हुई गाड़ी में अगर अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये भी देखिए प्रथम नियम को वेरीफाई कर रहा है। जैसे अगर गाड़ी चल रही है, इसका मतलब क्या है कि वो गतिमान है। जब आपने बाह्य बल लगाया ब्रेक के रूप में तो यानी वो रुकी, और यात्री तो गतिमान है तो वो गतिमान रहना चाहेगा, इसीलिए वो आगे की ओर झुक जाता है। क्लियर है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे कि पेड़ को हिलाने पर उसमें जो फल या पत्ती है वो टूटकर नीचे गिरती है, इसका मतलब क्या है कि वो तो वहां पर गतिमान नहीं है, वो तो विरामावस्था में है, लेकिन जब आपने पेड़ को हिलाया यानी उसको गतिमान अवस्था में लाया तो वो क्या होते हैं, वो उससे टूटकर नीचे गिर जाते हैं। क्लियर है। अगला देखिए, अगला है न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। देखिए, जो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है इसको एक सूत्र से वेरीफाई कर सकते हैं कि इसमें बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी जिसको आप शॉर्ट में F इक्वल टू M इंटू ए से प्रदर्शित करते हैं। यानी ये जो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण है ये न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के तहत है। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, जब कोई भी वस्तु है उसके जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। क्लियर है। और एक बात और याद रखिएगा, संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। क्लियर है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप कोई बैट्समैन जब बॉल को मारता है तो वो जिस हिसाब से पर उस पर बल आरोपित किया गया है उसी प्रकार से उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है, और बल की दिशा में ही संवेग परिवर्तन होता है। क्लियर है। तो इसको कहते हैं संवेग का नियम, यानी न्यूटन के द्वितीय नियम से कौन सा नियम निकलता है, संवेग का नियम। आइए जरा कुछ और उदाहरण को देखिए। अगर हम न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के उदाहरण की बात करें तो आपने देखा होगा कि जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी जब वो कैच करता है गेंद को तो वो गेंद तेजी से आती रहती है, तो देखते हैं आप खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। वो पीछे क्यों ले जाता है? ताकि वो गेंद की वेग को कम कर सके, ताकि उसको चोट न लगे। ठीक है। तो ये न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का उदाहरण। इसी प्रकार
आप देखेंगे कि जब आप गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने से अगर आप सीमेंट के फर्श पर गिरे तो उसमें चोट जो है ज़्यादा आती है। यानी अगर आप गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरेंगे तो सीमेंट की फर्श की अपेक्षा चोट कम आएगी। क्लियर है? अगला देखिए, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की बात करें। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्यों कहा जाता है? देखिए, जब आप कोई भी क्रिया करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। जैसे एक साधारण एग्जाम्पल देखिए, जब आप अपने हाथ से दीवार पर मारिए तो आप चोट का अनुभव करेंगे। यानी आपने क्रिया की तो उधर से प्रतिक्रिया जो आई उसको आप चोट के रूप में अनुभव कर रहे हैं कि वहां से भी प्रतिक्रिया हो रही है। क्लियर है? तो ये न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का उदाहरण है। आइए जरा कुछ और उदाहरण को देखते हैं। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर वो पीछे की ओर झटका देती है। यानी आपने क्रिया की तो उधर से प्रतिक्रिया आई और प्रतिक्रिया के रूप में पीछे झटका लगा। इसी प्रकार कुएं से जब आप पानी खींच रहे हैं तो रस्सी अगर टूट गई तो आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है? तो ये भी क्या है? न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार से जब आप ऊंचाई से कूदते हैं तो आपको चोट का अनुभव होता है। यानी जिस सरफेस पर आपने क्रिया की उधर से जो प्रतिक्रिया आई उस प्रतिक्रिया को आप चोट के रूप में अनुभव करते हैं। अगला है सड़क पर चलना। देखिए, सड़क पर चलना कैसे न्यूटन के तृतीय नियम के अंतर्गत आएगा? देखिए, जब आप सड़क पर चलते हैं तो आप एक पैर से पीछे की ओर धक्का देते हैं तो फिर आप उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर अगला कदम आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? तो यानी सड़क पर चलना भी न्यूटन के तृतीय नियम के अंतर्गत आता है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सड़क पर चलते समय एक फैक्ट और आपको ध्यान में रखना होगा कि घर्षण बल भी काम करता है। देखिए, घर्षण बल का मतलब होता है गति का विरोध करना। क्लियर है? यानी घर्षण बल गति का विरोध करता है। यानी सड़क खुरदुरी है, यानी घर्षण बल वहां पर ज्यादा होगा, गति का विरोध होगा, इसीलिए आप सड़क पर आसानी से चल पाते हैं। लेकिन जब आप बर्फ पर चलते हैं तो वहां घर्षण बल कम होता है और घर्षण बल कम होगा तो गति का विरोध कम होगा, तब क्या होगा? आप तेजी से चलेंगे और फिसल के गिर जाते हैं। क्लियर है? तो ये तो घर्षण बल एक अलग मुद्दा है। यहाँ पर चूंकि सड़क पर चलने से संदर्भित था इसीलिए मैंने उसको कोरिलेट कर दिया। तो यहाँ पर आप इसको न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के तहत समझेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति तराजू पर रीडिंग के लिए चढ़ा हुआ है और वो अगर गहरी सांस ले तो तराजू के रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, तराजू की रीडिंग बढ़ जाएगी। अब क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि याद रखिएगा 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम वजनी होती है। तो जितना वो अंदर वायु ग्रहण करेगा उसी के अकॉर्डिंग रीडिंग बढ़ जाएगी। तो याद रखेंगे, गहरी सांस लेने पर तराजू की रीडिंग बढ़ेगी लेकिन घनत्व में कमी आएगी। क्लियर है? अगला प्रश्न अपकेंद्री बल से संबंधित है। अपकेंद्री बल को इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो अपकेंद्री बल होता है ये अभिकेंद्री बल के परिमाण के बराबर होता है। ये जो अभिकेंद्री बल है ये केंद्र की तरफ बल लगाता है और इसका जो परिमाण होगा वो अपकेंद्री बल के परिमाण के बराबर। लेकिन जो अपकेंद्री बल है इसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत होती है। यानी अभिकेंद्री बल की दिशा केंद्र की ओर, लेकिन अपकेंद्री बल की दिशा केंद्र की बाहर की ओर होगी। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि हम अपकेंद्री बल लगने वाले उदाहरण को देख लें तो वॉशिंग मशीन में इसका उदाहरण है, मक्खन निकालने वाली मशीन में आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगला है द्रव्यमान से संबंधित। याद रखिएगा, जो द्रव्यमान है वो वस्तु या पदार्थ का परिमाण है। क्लियर? यदि हम द्रव्यमान के मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम या ग्राम होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं अभी। द्रव्यमान याद रखिएगा प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है, यानी स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इस फैक्ट को आप जानते हैं कि स्थान परिवर्तन से भार में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर है? ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा भी जा चुका है। तो याद रखेंगे, द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है। यदि आप द्रव्यमान के सूत्र की बात करें तो इसको आप संवेग के सूत्र से निकाल सकते हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे में वेग होता है। तो यदि आप यहाँ पर द्रव्यमान को छोड़ दें तो वेग यहाँ इनटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? संवेग बटा में वेग। क्लियर है? अगला देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है तो याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण नियम का मतलब है कि ऊर्जा न तो सृजित होती है और न ही वो विनाश होती है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बहती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा? तो याद रखिएगा, बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। क्लियर है? और याद रखिएगा गतिज ऊर्जा के संदर्भ में कि जो गतिज ऊर्जा है वो अन्य रूपों जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर दो फैक्ट है कि बहती हुई हवा में कौन सी? तो केवल गतिज ऊर्जा, और याद रखिएगा गतिज ऊर्जा अन्य ऊर्जा के रूपों में परिवर्तित हो सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न जिसका मैंने अभी पीछे जिक्र भी किया था कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क की तुलना में कठिन होता है। क्लियर है? यानी बर्फ पर जब चलते हैं आप तो फिसल के गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर घर्षण कम है। घर्षण कम का मतलब गति का विरोध कम। जब गति का विरोध कम होगा तो आप जल्दी चलेंगे तो फिसल के गिर जाएंगे। अगला देखिए, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। क्या मतलब है? प्रश्न में आपसे यह कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई गाड़ी खड़ी है
और आप उसको धक्का देकर चला रहे हैं, तो उसमें जितनी ताकत लगेगी, और अगर मान लीजिए कोई गाड़ी चलायमान है, तो जो उसमें ताकत लग रही है, उससे ज़्यादा ताकत खड़ी गाड़ी को धक्का देकर चलाने में होगी। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी खड़ी है, उसको जब आप चला रहे हैं, तो उसमें घर्षण का मान ज़्यादा है, यानी वहाँ ज़्यादा गति का विरोध होगा। इसलिए जो चलती हुई गाड़ी है, उससे ज़्यादा ताकत लगेगी खड़ी गाड़ी को चलाने में। क्लियर है? यही बताया जा रहा है, क्योंकि चल देने के बाद घर्षण कम हो जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, कह रहा है कि यदि किन्हीं वस्तुओं या गाड़ी की गतिज ऊर्जा समान हो और समान अवरोधक बल लगाया जाए, तो वे समान दूरी पर रुकेंगी। क्लियर है? वो चाहे गाड़ी कोई भी हो, वो ट्रक हो, कार हो, बाइक हो। यदि मान लीजिए यही 3 उदाहरण ले लीजिए, ट्रक, कार और बाइक का। ये तीनों गाड़ियां समान गतिज ऊर्जा से चल रही हैं और इनमें समान अवरोधक बल भी लगा दिया जाए, यानी जो इसमें ब्रेक लगे वो तीनों में बराबर बल का ब्रेक लगे, तो ये समान दूरी पर ही रुकेंगी। ये नहीं है कि ट्रक, कार और बाइक के आधार पर उसमें कोई आगे पीछे रुकेगा, वो बिल्कुल समान दूरी पर रुकेंगी। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, 2 वस्तुएं हैं और उन दोनों में समान द्रव्यमान हो, तो जो उसका वेग का अनुपात होगा वो उसके गतिज ऊर्जा से किस प्रकार से संबंधित होगा? तो याद रखिएगा, जब 2 समान द्रव्यमान की वस्तुएं हों, तो उनके जो वेग का अनुपात होगा, उसका अगर आप होल स्क्वायर करेंगे, तो वो उसकी गतिज ऊर्जा, पहले की k1 और दूसरे की k2 के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर है? और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये होल स्क्वायर जब इधर आएगा, तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो k1 और k2 अंडर रूट में हो जाएगी और v1 अपान v2 बराबर अंडर रूट k1 अपान k2 हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। क्लियर है? जब समान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं हों तो। अगला देखिए, आगे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु में जो गतिज घर्षण है, यानी जो गतिक घर्षण है, वो अवलंब प्रतिक्रिया के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो याद रखेंगे, किसी वस्तु में गतिक घर्षण अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है, लेकिन जो स्थैतिक घर्षण है उससे कम होता है। क्लियर है? तो जो गतिक घर्षण है वो अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। क्लियर है? अगला देखिए, आगे है, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर अगर कोई वाहन मान लीजिए पलटता है, तो वो बाहर की ओर फिसलेगा, याद रखिएगा, और उसका बाहरी पहिया उलट जाएगा। क्लियर है? इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है त्वरण से संबंधित। देखिए, त्वरण से संबंधित एक फैक्ट हमने आपको बताया था कि त्वरण का मतलब क्या होता है? एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। इसका मतलब त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा में समय होता है। यदि मान लीजिए आपको त्वरण के दूसरे मान को निकालना हो, तो देखिए, दूसरा मान का मतलब, इसको और थोड़ा-सा डीप में जा रहे हैं। ये जो वेग परिवर्तन है, वेग परिवर्तन कैसे निकलेगा? जो उसका अंतिम वेग है और प्रारंभिक वेग का जो अंतर होगा, वही तो वेग परिवर्तन होगा। यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय बराबर त्वरण आप लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पर आप a बराबर v माइनस u अपॉन t लिख देंगे, जहाँ पर v आपका अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है और t आपको समय को प्रदर्शित कर रहा है। त्वरण का मात्रक आप पढ़ चुके हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? अगला देख रहे हैं कार्य के संदर्भ में। देखिए, कार्य जो होता है, ये क्या होता है? कार्य बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है? यानी जो आपने बल लगाया और जो बल की दिशा में विस्थापन हुआ, इन दोनों के गुणनफल के बराबर कार्य होता है। यानी आप कह सकते हैं कि W बराबर F इंटू एस। क्लियर है? याद रखिएगा, कार्य का मात्रक आप जूल पढ़ चुके हैं। इसको न्यूटन मीटर भी कहा जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, गतिज ऊर्जा। यदि हम गतिज ऊर्जा के सूत्र की बात करें, तो याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv का स्क्वायर होता है। यहाँ पर m बराबर द्रव्यमान और v बराबर वेग होता है। यानी आप कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। क्लियर है? अगर हम बात कर लें स्थितिज ऊर्जा की, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा बराबर m इंटू जी इंटू एच होता है। क्लियर है? अगर हम स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण की बात करें, तो जो तनी हुई कमानी की ऊर्जा है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। इसी प्रकार बांध बनाकर रोके गए जल की जो ऊर्जा होती है, वो भी स्थितिज ऊर्जा होती है। क्लियर है? और अगर गतिज ऊर्जा के उदाहरण की बात करनी हो, तो जो वायु बह रही है उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। क्लियर है? तो इस प्रकार आपने आज इन 3 महत्वपूर्ण अध्याय को कंप्लीट किया है। इसी प्रकार आगे जल्दी से इन अध्यायों को कंप्लीट करके, यहाँ पर इस श्रृंखला से 2 बेनिफिट होगा। एक तो समय से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दूसरी बात रिवीजन करने में आसानी होगी, तीसरी बात कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो आपसे स्किप नहीं होंगे और आप उसका रिवीजन भी आराम से कर लेंगे। आप इनको पढ़ें, जब भी समय मिले, खाली समय भी रहे, तब भी आप इसको जरूर सुन के रिवीजन करते रहें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।